हाफिज़ नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कराची में जो रहने वाले हैं उनकी कंप्लेंट्स तो बड़ी बड़ी हैं। बाहर से जो लोग आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी कंप्लेन ये होती है कि जब भी आप कराची जाते हैं, आपके जूतों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है, कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो ये मसले कब हल होंगे? कभी हम आएंगे तो ऐसा होगा कि कराची में धूल मिट्टी जूतों पे ना लगे और कपड़ों पे ना लगे? देखें, कराची अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था और ये मिट्टी नहीं लगती थी एक ज़माने में। लेकिन ज़ाहिर है कि अब आप मुसलसल जब यहाँ पर सड़कें ख़राब होंगी, सीवरेज का मसला होगा, पानी आता है फिर उसके बाद जब वो सूख जाता है तो फिर गंदगी फैलती है, कचरे पड़े हुए होते हैं, उसका सिस्टम कोई नहीं है। उसकी वजह से ये यानी एयर पोल्यूशन भी ख़राब होती है और उसके साथ साथ जो है वो आप देखें कि मिट्टी भी जगह जगह आपको नज़र आती है, सफाई का निज़ाम भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि 8-10 महीने अगर प्रॉपर तरीके से कोई इस पर काम हो जाए और जो हमारे निचली सतह पर जो सिस्टम मौजूद है वो फंक्शन करने लगे और हमारे जो गार्बेज सेंटर्स हैं वो ठीक से प्रॉपर फंक्शनल हो जाएं, जो गाड़ियां हैं हमारी केएमसी की वो गाड़ियां वाकई कचरा उठाने लगें, सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो 8 से 10 महीने में आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आप फील करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ मसला ये भी होता है कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं होती हैं, जिस तरह चाहें आप धूल मिट्टी उड़ाएं। तो उसको अगर थोड़ा सा दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन होती है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, उसको चारों तरफ से कवर किया जाता है ताकि ये ख़राबी ना हो। इसी तरह जब कोई सड़क वड़क बन रही होती है तो आप देखते होंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा आपको ये सब धूल मिट्टी उड़ती हुई। उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हूँ तो प्रोजेक्ट में ये बात शामिल होती है कि आप मुतबादिल रास्ते दे रहे होते हैं, उसको पक्का कर रहे होते हैं ताकि वो जो कच्चे में लोग चल रहे होते हैं उसकी वजह से जो धूल मिट्टी होती है ना, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा रेगुलराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, सफाई का निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। तो ऐसा दिन आएगा कि ऐसा हो सकता है? होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा। कराची मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक तो पॉलिटिशियन अपनी जगह पे, आप इंजीनियर भी, राइट? पॉलिटिशियन वादे करता है, इंजीनियर बहुत सोच समझ के के बाद भी वादा नहीं करता। मैं आपको एज अ पॉलिटिशियन नहीं, एज एन इंजीनियर पूछ रहा हूँ। कराची के जो मसले हैं, सबसे बड़ा यानी ये डेवलपमेंट का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूएज लाइन का, पानी का, इज दिस डूएबल? एंड इफ इट्स डूएबल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत मतलब ये 17-17, 18-18 साल से चले आ रहे हैं। मसलन हमारा पानी का प्रोजेक्ट है K4। इस K4 प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना था आज से 5 साल पहले। 650 मिलियन गैलन पर डे का ये प्रोजेक्ट था पूरा। ठीक है। स्टेप वाइज होना था, एक एक साल में तकरीबन 100 मिलियन गैलन बढ़ना था। ठीक है। फिर जब एक फाइन मॉर्निंग को ये पता चला हमें कि ये तो अबेंडन करना पड़ रहा है हमें, इसलिए कि जो है ना ये प्रोजेक्ट सही नहीं हुआ, डिज़ाइनिंग सही नहीं हुई और उसके नतीजे में हमें ये ख़त्म करना पड़ रहा है। राइट। फिर इस पर बातचीत हुई, लड़ाई झगड़े हुए और फिर जाके फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें पैसे शामिल करेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम थ्रू करते हैं। इस वक्त भी 650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट वो थ्रू नहीं हुआ है। उसमें मल्टीपल मसले हैं। एक, हमें पानी की सेंक्शन चाहिए, जो हमारा इंडस रिवर है उससे 1% पानी का इंक्रीज चाहिए, जो कि 1991 का मुआहदा था उसमें। और ये कौन देगी? ये फेडरल गवर्नमेंट देगी। ओके। और जाहिर है कि इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ही है, सही, दोनों मौजूद हैं। तो अब इनका काम है कि ये हमें कोटा 1200 क्यूसिक पानी का दें। ठीक है। जो कि 1% ऑफ द रिवर इंडस है टोटल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप K4 है, उसको पानी लाने के लिए आपको KB फीडर से वहाँ तक के लिए पानी चाहिए, जिसमें जो आपका कैनाल है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। उस पर काम फ़िलहाल नहीं हो रहा। तो ये कम से कम इट विल टेक 2 ईयर्स आई थिंक। तो वो काम करना चाहिए साथ वो साथ। भी जब काम शुरू होगा तो भाई शुरू करना पड़ेगा ना। इसके लिए कोई कस्टोडियन तो हो, कोई इसके लिए लड़ने वाला तो हो। ठीक है। हुकूमतों का काम है। फिर जो K4 है अब इसको 1 गो में करना चाहिए। अभी इसको 260 मिलियन गैलन कर दिया है, लेकिन हमारी कोशिश भी ये है और हम चाहेंगे कि अभी 1 गो में 650 मिलियन गैलन हो जाए। तो इस तरह से ये होगा। फिर ऑगमेंटेशन का इशू है कि आगे क्या करेंगे आप, आपका जो सप्लाई का सिस्टम है वो कैसा है। तो ये साइमल्टेनियस काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पैरेलल सारी चीज़ें जो है ना आपको चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि अब चूंकि अब तक कोई पूछने वाला ही नहीं था ना, तो इंशाल्लाह अब ये ज़रूर होगा कि एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा तो हम इन तमाम महकमों और हुकूमतों को भी ऑन बोर्ड लेंगे और अपने इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर जो नहीं करेगा वो एक्सपोज होगा बुरी तरह, पब्लिक में एक्सपोज होगा
तो ये भी तो एक काम होता है ना करने का, कि लोगों को पता लेकिन तो मैं चले। ये समझना चाह रहा हूँ सिटी गवर्नमेंट का क्या लेवरेज है इसमें करवाने का? अगर इवेंचुअली आपको फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट से लेना पड़े तो सिटी गवर्नमेंट के क्या अख्तियारात हैं? क्या वाकई में कर भी सकते हैं ये काम? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अगर चेयरमैन मेयर को इन्होंने बना दिया, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमने इसको कर दिया है, तो जाहिर है कि वो चेयरमैन अपना रोल प्ले कर सकता है। Right. और अगेन वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं फेडरल गवर्नमेंट और बजट्स उनके पास हैं, लेकिन इस वक्त तक शहर का इशू था कि शहर के लिए कोई लड़ने वाला ही नहीं था, कोई मुंतखब आदमी नहीं था कि जिसके बारे में आप कहें कि भाई ये फाइट भी कर सकता है। जमात इस्लामी के केस में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, और चूंकि ये मसला बहुत बड़ा है तो इसकी स्ट्रगल भी बहुत बड़ी है, और इसके लिए काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा और चीज़ों को हाईलाइट भी बहुत करना पड़ेगा। वो हम सब अभी ऑलरेडी कर रहे थे, तो अब तो इंशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से करेंगे और ये होगा। इसलिए कि कब तक आप रोकेंगे, मतलब कब तक आप जो है वो पानी से महरूम करेंगे। फिर पानी में ही आपको पता है ना कि बहुत सारे करने के काम हैं। रिसाइकिल ऑफ द वेस्ट वाटर है, जो कि इस वक्त अब जो इंडस्ट्री में वेस्ट हमारा ज़ाया हो रहा है ना, एक तो अव्वल तो ये कि उसको पोल्यूटेड पानी ज़ाया होता है, उसकी रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, फिर भी वो जो कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे नहीं लगे। अगेन वही मसला है कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है, कि कोई ऐसा वाली वारिस हो कि जो सिंध हुकूमत और जितने भी NGOs भी इसमें आना चाहती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनली इस पर फंडिंग हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ें रुकी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट अगर ठीक से फंक्शनल हो जाए और फिर उसकी रिसाइकलिंग के लिए भी कोई कंबाइंड एफर्ट हो जाए, वरना इंडस्ट्री को अगर थोड़ा सा सब्सिडी दी जाए या उनको कुछ मराहत दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री खुद चाहेगी कि पानी की जो इतनी बड़ी टैंकर उनको लेने पड़ते हैं या पैरेलल लाइनें यहाँ चलती हैं, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो उसके बजाय उनको वो सेल्फ सफिशिएंट हों। एक वो RO वाटर नीचे से ले सकें और दूसरा जो उनके वेस्ट निकल रही है वो रिसाइकिल कर लें। मेरे ख्याल है बहुत आसानी से 70 to 80% रिसाइकलिंग हो रही है। और इस वक्त भी कराची में मेरे ख्याल है बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं, मैं जानता हूँ चूँकि मेरी फील्ड भी यही है, तो कि जो वेस्ट वाटर रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर रही हैं अपनी यूटिलिटीज में जो इंडस्ट्री को जरूरत होती है। तो वही काम पब्लिक के लिए भी हो सकता है? पब्लिक के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री का 150-200 मिलियन गैलन भी रिकवर कर लें तो ये बहुत बड़ा चंक है ना। इसके नतीजे में आपको पब्लिक में कितना फायदा हो जाएगा, पानी पहुंच जाएगा। जो एक और बात अभी हमारी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रही थी, रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस पूरी दुनिया में काफी मशहूर है, जिसके तहत जो लोग नहीं जानते, समंदर का जो खारा पानी है उसको हम मीठा बना सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कराची में तो समंदर का पानी बेतहाशा है। जी। आपने जो मुझे बताया कि इसका बिजनेस केस भी मौजूद है, क्या वो पहले कहीं बहुत महंगा पड़ता था, अब उसके बारे में जरा बताएंगे उन लोगों को जो नहीं जानते? देखिए, ये पानी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और समंदर के पानी को मीठा किया जा सकता है। महंगा पड़ता है क्योंकि आपको सी वाटर मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से जब आप गुजारते हैं तो उसमें आपको पावर जनरेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है और आपको मेम्ब्रेन भी उस तरह की चाहिए होती है जो प्रेशर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। तो उसके लिए ये कॉस्टली तो है, लेकिन ये उतना कॉस्टली नहीं है जितना टैंकर का मीठा पानी लोग खरीद रहे हैं। हमारे पूरे DHA तकरीबन इस पर चल रहा है। हमारे शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैंकर से पानी ले रहा है, जो खुद एक सवालिया निशान है कि ये टैंकर्स तो सिर्फ उन जगहों के लिए थे जहाँ पर लाइन का पानी ना हो। ये कोई पैरेलल इकोनॉमी थोड़ी है और पानी का पैरेलल सिस्टम थोड़ी है, इसको भी हमें ठीक करना होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग खुशी खुशी वो पानी यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, जो समंदर के पानी को मीठा करके दिया जाएगा। और उसके लिए अथॉरिटीज से बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम एक सिस्टम बना सकते हैं कि जिसमें पानी अवेलेबल हो सकता है, यानी लोगों को टैंकर से ज्यादा सस्ता वो पानी पड़ सकता है। और वो कौन बेचेगा पानी? कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई अथॉरिटी करे तो उसको प्राइवेट सेक्टर भी आप प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ सकता है। इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं। तो वो क्यों नहीं हुआ अब तक कराची में? देखिए, एक सिस्टम लगाया था कि जिसमें वो दूसरा सिस्टम था, वो RO नहीं था। उसमें एवापोरेशन के जरिए से फिर वो दूसरा एक पावर जनरेशन का सिस्टम था जिसमें पानी आपको इजाफी तौर पर मिलना था, वो नाकाम हो गया और उसमें मिसमैनेजमेंट हुई। वो हमारे DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड वाले ये लोग कर रहे थे। तो जब एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो लोग डरने लगते हैं। अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं जानता हूं कि जो ऑफर कर रही हैं, जैसे हबको ने ऑफर की कि हम ये काम कर सकते हैं, हम समंदर के पानी को मीठा करके दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटीज़ को उसको देखना चाहिए और इस पर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, एक काम अगर ये समंदर के पानी मीठा हो जाए, दूसरा काम ये कि रिसाइकलिंग हो जाए, तीसरा काम ये कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए हम कह दें कि ये सब सॉइल पानी इस्तेमाल करेंगे, RO से ट्रीट करके इसको पीने के काबिल बनाएंगे और इस्तेमाल के काबिल, तो इससे आपका बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा। और फिर उसके साथ साथ 650 मिलियन गैलन मिल जाए तो हमें आइंदा के 10-20-25 साल तक का मसला हमारा हल हो जाएगा। तो ये 2 से 3 साल में ये सारे काम हो सकते हैं। तो देयर इज अ प्लान मौजूद है। एग्जैक्टली। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? तो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होता कि कोई वाली वारिस नहीं है ना इस शहर का, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब भी तो लोगों ने जमात इस्लामी की तरफ देखा है कि भाई कोई तो हो जो इसको ऑन करे, ऑनरशिप ले, जो इस पर परेशान हो
मुझे आप ये बता दें, आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की होगी, कभी किसी ने इस तरह से सोचा कि कराची के पानी का मसला इस तरह से हल हो सकता है? तो हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, हमने तो अपनी वर्किंग की हुई है। अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, ये मुझे पता है। मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, टीम मोबिलाइज होगी। तो इसकी एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा हर्डल आपको कहाँ से? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से है। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से ओनरशिप लेती नहीं है। हालांकि देखिए, इनका भी भला है, फंडिंग भी होती है, वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए हमें बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ पानी नहीं और बहुत सारे कामों में भी है। तो अगर ये यानी नाअहली भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक ओनरशिप ना लेना, इसको अपना घर ना समझना, अपना हिस्सा और खित्ता ना समझना, फेडरल गवर्नमेंट का भी और भी स्टेक होल्डर्स का। और दूसरा जो है वो कॉम्पिटेंस भी नहीं है, मतलब ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि यार ये भी मसला, अच्छा चलो यार अभी इस तरह से हल कर दो, अभी इस तरह से हल कर दो। कोई ऐसा फोरम होना कि जहाँ पर इस बात की फिक्र और जस्तजू मौजूद हो, तो फिर ये सब लोग भी कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर होंगे इंशाल्लाह। तो हम करेंगे इसको। और ये वादों की जो आप बात बता रहे हैं, प्लान की आप बात बता रहे हैं, वादे तो हर पॉलिटिशियन को हमें करते देगा। इस मसला ये है कि आवाम को भी ये स्टेप्स नहीं पता कि किस तरह होगा। लोग कहते तो हैं कि हम कर देंगे, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और जाहिर है कि आवाम को भी थोड़ी आदत पड़ गई है नारों के पीछे चलने की। और नारों के पीछे चलते हैं, 4-5 साल जाया करते हैं, फिर दूसरे नारे के पीछे चलने लगते हैं। चलते हैं, किसी कोई हैंडसम आदमी आ जाए उसके पीछे चल देंगे, उसके पीछे 5 साल 10 साल निकल जाएंगे। अब भाई उसको देखो जो काम कर सकता है, जो आपके दरमियान मौजूद है, जिसके पास टीम वर्क है, जिसके पास कोई नक्शा मौजूद है काम का। तो अब जाकर इतनी मेहनत और जस्तजू के बाद, बरसों की स्ट्रगल के बाद लोगों का ये रवैया तब्दील हुआ। और आपने इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में देख लिया कि लोगों ने जमात इस्लामी को, तमाम तर हालात वो थे कि जो मुल्क में पोलराइजेशन के हालात हैं, सियासी तौर पर एक अफरा तफरी है, लोग अपनी अपनी राय कायम किए हुए हैं, लेकिन कराची में हर पार्टी के लोगों ने ये समझा कि कराची के मसले का हल जमात इस्लामी के पास है। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्रेक थ्रू है। मैं समझता हूँ ये पूरे मुल्क के लिए एक ब्रेक थ्रू है कि काम की बुनियाद पर, आपकी वर्किंग की बुनियाद पर, आपकी टीम की बुनियाद पर, आपकी ऑनेस्टी पर और आपकी कैपेबिलिटी पर लोगों ने वोट कास्ट किया है और आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर कास्ट किया है। तो इसके नतीजे में जो है वो अब ये एक ट्रेंड होगा जो पूरे मुल्क में इंशाल्लाह जाएगा। मैं जमात इस्लामी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। एक छोटा से, उससे पहले ये मसलों की हम बात कर लें। एक बहुत बड़ी चीज़ इस बार भी मैंने नोटिस किया पड़ वो गैस की शॉर्टेज कराची में इससे पहले नहीं हुई। कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि हो क्या रहा है, मसला क्या है, क्या इसका हल है? असल में बहुत सारे ब्लॉक्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं और काफ़ी अरसे से हैं, एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। यानी ये ब्लॉक्स हमारे सिंध में भी हैं और ये ब्लॉक्स हमारे बलूचिस्तान में भी हैं, इवन केपी में है कुछ जगहों पर, पंजाब की भी कुछ इलाके फील्ड्स ऐसी हैं कि जहाँ पर ये आइडेंटिफाइड हैं और इस पर काफ़ी वर्किंग हो चुकी है। यानी गैस के ज़खायर मौजूद है। ये जो हमसे कहा जाता है ना ज़ख़ीरे ख़त्म हो रहे हैं इसलिए अब गैस ख़त्म हो रही है, ये इतनी दुरुस्त बात नहीं है। ठीक है, ज़ख़ीरे भी मौजूद हैं, आप एक्सप्लोर करना शुरू करें। लेकिन जब आप वक्त पे नहीं करेंगे तो ये एक दिन का काम तो नहीं होता ना, बरसों का काम होता है। आज से शुरू करेंगे तो 2-3 साल के बाद जाकर आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप वो करें। समंदर में गैस के ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल के ज़खायर मौजूद हैं, आप एक्सप्लोर करें, आप उसके लिए वर्किंग करें, इंटरनेशनली आप लोगों को पार्टनर बनाएं। तो मैं समझता हूं कि ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम शुरू तो करना पड़ेगा। सेकंड बात ये है कि मैं समझता हूं जो हमारा कराची है या पूरा सिंध है, हमारे आइन में 158 आर्टिकल है, उसके तहत ये लिखा हुआ है कि गैस स्पेशली, उस गैस में किसी सूबे की ज़रूरत पूरी हो बगैर दूसरे सूबे को ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर हम 71% ज़खायर सिंध में मौजूद हैं तो ये हमारे सूबे के आवाम का हक है कि पहले गैस हमें मिले और उसके बाद दूसरे सूबों में जाएं। चलें, आप एक भाईचारे में, पूरा मुल्क हमारा है तो ये कर सकते हैं, चलें यार आप 71 नहीं तो आप 50% कर लें। क्योंकि कराची में गैस का मसला सिर्फ ये नहीं है कि डोमेस्टिक गैस चाहिए आपको, बल्कि कराची में आपको इंडस्ट्री को गैस चाहिए। इंडस्ट्री चलेगी तो पूरा सिस्टम चलेगा। 54% एक्सपोर्ट कराची से होती है पाकिस्तान की, तो हमें गैस चाहिए ना। तो अगर आप हमारी इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे तो कैसे ही पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस पे आइन के मुताबिक भी हमारा राइट बनता है। अब सिंध हुकूमत क्या करती है? सिंध हुकूमत ये करती है कि रॉयल्टी ले लेती है, बजाय इसके कि वो इस पर फाइट करे कि पहले गैस की ज़रूरत हमारी पूरी हो, वो गैस फ़रोख्त कर देती है, यानी चली जाती है वो पंजाब में या किसी दूसरी जगह पे, तो वो उसकी रॉयल्टी लेकर सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने में आ जाता है, जिसका बिलुमूम सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खवास से ही ताल्लुक़ है। तो इसलिए जो है वो हम गैस में भी हमारी डेफिशिएंसी आ जाती है और हमें हमारा हक भी नहीं मिलता, हमारी इंडस्ट्री भी कंप्रोमाइज़ होती है और
हर घर में इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई तो है। अभी आपके मुताबिक, जस्ट सो आई गेट इट राइट, सिंध से जितनी गैस एक्सप्लोर होती है उसका कितना हिस्सा सिंध या कराची को मिलता है? अभी तो मेरा ख्याल है बहुत कम मिला, 30% भी नहीं मिल रहा होगा। ओके, यस। और ये आइन के खिलाफ वर्जी और जाहिर सी बात है, इस पे सिंध हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 30 to 40% भी मिल रहा हो तो बहुत बड़ी बात है। ओके, इसलिए कि इंडस्ट्री भी बहुत कंप्रोमाइज है। वो तो इस वक्त चूंकि ओवरऑल पूरी दुनिया के माशी हालात अच्छे नहीं है और ऑर्डर्स भी नहीं है, राइट, और कुछ पाकिस्तान के हालात की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, इंपोर्ट्स नहीं हो पा रही हैं, Right. और डॉलर का क्राइसिस है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अभी 40% 50% पे चल रही होगी बमुश्किल। Right. अगर ये 100% पे हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो बहुत एक्यूट प्रॉब्लम इस वक्त गैस का आ जाएगा। अल्लाह करे ये सर्दियां बस निकल जाएं इस तरह से। Right. अभी एक आध महीना और है, Right. तो इससे कुछ हालात में बेहतरी होगी। तो अगेन वही बात है कि इसमें भी ऑनरशिप चाहिए। Right. इसमें भी किसी को चाहिए कि वो खड़ा हो और कहे कि भाई हमें ये इस ज़रूरत को हमारी पूरा होना चाहिए। फिर ये है कि RLNG की जो इंपोर्ट है वो राइट टाइम पे नहीं होती, जब सस्ती होती है। Right. तो जो स्पेकुलेशन होती है बहुत हाई, उस वक्त आपके पास पैसे नहीं होते, या आप, बल्कि पिछली गवर्नमेंट ने तो 2 मरतबा ऐसा किया कि पैसे भी मौजूद थे और उन्होंने नाअहली की वजह से 2 महीने लेट किया, और जो फिगर अगर 10 रुपए की थी तो वो 30 रुपए की हो गई। हाँ। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस हुआ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सब इसमें शामिल हैं। यानी ये वाली हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत है, नाअहली में और पाकिस्तान के खजाने पे बोझ बनने में सबका बहुत ज़बरदस्त मुकाबला तो है। ये प्योर इग्नोरेंस है या वाकई में कोई फाउल प्ले है कि फाउल प्ले तो मैं, अब जाहिर है जब तक अपेरेंटली मेरे पास कोई चीज़ ना हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरा ख्याल है नाअहली है, ओके, इनकॉम्पिटेंस। ओके, और वो सिर्फ बातें करना, सिर्फ हर वक्त टॉक शो। आप इस वक्त अगर वुज़रा की फहरिस्त देखेंगे ना, तो मैक्सिमम वुज़रा अपने 4 से 5 घंटे टॉक शोज में लगाते हैं, ठीक है। और पिछली गवर्नमेंट में तो शायद 7-8 घंटे लगाते होंगे। काम कब करते हैं? तो काम कब करेंगे ये? इनकी तो वैसे ही सुबह देर से होती है, राइट, रात देर तक चलती है, और फिर उसके बाद नॉर्मली जो इन लोगों की प्रैक्टिस है, और फिर उसके बाद जब ये अपना प्राइम टाइम जो है वो इस काम पे लगाएंगे तो ये क्या आवाम की फिक्र करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल ही लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में लोग खुद ही अपना नुकसान करते हैं। राइट। आपने जमात इस्लामी की बात की, विदाउट नोइंग यू पर्सनली, विदाउट नोइंग एनीवन, मैंने हमेशा से एक बात दोस्तों से सुनी है और मतलब ऑब्जर्वेबल है कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं, जमहूरी जमातें हैं, वो सब कहती हैं कि हम जमहूरियत के अलम बरदारियों पे, लेकिन किसी भी जमात का एक मरतबा कोई लीडर बड़ा आ जाए तो वो जाता नहीं है, यानी कोई खानदानी पार्टी बन जाती है, कोई डिक्टेटर, मतलब वो कहने का मतलब कि इंटरनल इलेक्शन, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जमात इस्लामी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाहिद वो जमात है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी, और हैरत की बात ये है कि इस्लामी पार्टी है। तो क्यों ऐसा है? आई मीन आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या है ऐसा, क्यों आप लोग इसलिए कि हम ट्रू इस्लामिक पार्टी हैं। अब आप ये हैरत की बात होगी, इस्लामिक पार्टियां तो दूसरी भी, हाँ, लेकिन ट्रू इस्लामिक पार्टी, ओके, ठीक है ना। हम इस्लाम को एक सिस्टम समझते हैं जो इस्लाम है। ओके, हम किसी सेक्ट की नुमाइंदगी नहीं करते, ओके, ठीक है ना, किसी एक मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते। हम महज चंद किसी एक पार्ट ऑफ लाइफ को या रिचुअल्स को इस्लाम नहीं समझते, बल्कि इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल्स भी, इसमें सोसाइटी भी, इसमें फैमिली भी, और इसमें पूरा निज़ाम जो स्टेट का निज़ाम है वो सारा का सारा शामिल है। और इसकी जो बुनियाद है वो जस्टिस पर है, और इसकी बुनियाद जो है वो कंसल्टेशन पर है, जिसको आप मुशावरत कहते हैं। मुशावरत और अदल इसकी बुनियादें हैं, ठीक है। जहाँ मुशावरत होगी, जहाँ अदल होगा और उसका सिस्टम डेवलप होगा, वो इस्लामी है। जो ये नहीं करेगा वो इस्लामी नहीं है, चाहे वो खानदान पे चल रहा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा उसने जुब्बा पहना हो, जितनी बड़ी दस्तार हो, जितनी बड़ी दाढ़ी हो। इस्लाम सिर्फ जो है वो किसी गेटअप का नाम नहीं है, उसमें बहुत कम अहमियत उस चीज़ की है। इस्लाम एक सिस्टम का नाम है। जमात इस्लामी में डेमोक्रेसी हर लेवल पर है। हमारे मरकज़ी अमीर का हर 5 साल बाद इंतखाब होता है, इसमें कोई, यानी सब तमाम हमारे मेंबर्स उसको मुंतखब करते हैं। हर शहर के अमीर का इंतखाब होता है, उसकी टर्म्स भी तय हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स से ज़्यादा नॉर्मली कंटिन्यू नहीं किया जाता, अच्छा, ठीक है। हर लेवल पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। कराची है तो हमारी मजलिस शूरा है। हमारे जो तंजीमी डिस्ट्रिक्ट 11 है कराची में 11, तो उसमें हर जगह पे शूरा मौजूद है। हमारे सिंध में शूरा है, हमारे पाकिस्तान में शूरा है। फिर एक मरकज़ी आमला होती है कि अगर किसी वजह से शूरा ना हो तो वो 20-25 लोग बैठकर कोई फौरी डिसीजन लेना हो तो कर सकें। तो एट एवरी लेवल जो है वो आप देखें, ईच लेवल हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है ना, उसकी 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये कि पार्टियों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हमारी बड़ी पार्टियां आप देख लें, कोई वसीयत पे चल रही है, कोई विरासत पे चल रही है। एक ख़त निकल आया था, आपको याद है, बेनज़ीर बीबी की शहादत के बाद, कि यार वो अच्छा ये ख़त निकल आया, तो ये अब वो ख़त क्या है क्या नहीं है, और उसके नतीजे में पार्टी की लीडरशिप तब्दील हो गई और वो बन गई। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि जो पार्टियाँ अपने आप को बहुत अवामी और जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, वहाँ 50-50 साल काम करने वाले
उनकी हैसियत जो होती है ना, अगर लफ्ज़ गलत ना हो तो वो एक स्लेव की सी होती है। और किसी के यहाँ जो आज बच्चा पैदा हुआ है ना, अगर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो इनकी बख्तावर के यहाँ माशाल्लाह बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, वो लॉर्ड हैं, वो आका हैं। और रज़ा रब्बानी हो या अगर अमीन फ़हीम होते या इस तरह के जितने लोग होते हैं, उन सब की हैसियत उस ख़ानदान के मतलब मातहत लोगों की है, चलें कम से कम लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। यही हाल नवाज शरीफ साहब की पार्टी में आप देखेंगे, अब्बा, अब्बा के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, बेटी, ये वो कोई बड़े आप जिंदगियां गुजार दें सियासत करते करते तो जावेद हाशमी को भी वो मकाम नहीं मिलेगा, और वो मकाम जो है वो एहसान इकबाल को भी नहीं मिलेगा, और वो मकाम ख्वाजा जो है वो साद रफीक को भी नहीं मिलेगा, जो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन उसको ये मकाम नहीं मिलेगा इसलिए कि उनकी फैमिली से नहीं है। तो ये काय की डेमोक्रेसी है? नहीं, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि आपका जो कल्चर है जमात का, उसकी सोर्स आपने बताया इस्लाम, ये वो तो है, लेकिन ऑब्वियसली पीपल मेक द कल्चर। तो आपकी सोर्स ये कहाँ से, इस कल्चर की सोर्स क्या है? तो जब मौलाना अबुल आला मौदूदी ने जमात इस्लामी बनाई थी ना, तो उसमें पहले दिन ही ये बता दिया था कि ये हमारी पार्टी जो ना इस पे नहीं चलेगी, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद। हाँ बेटा, अगर कोई ऐसा बेटा है जो पूरे सिस्टम से निकलकर कैपेबल हो और आ जाए तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन मौलाना मौदूदी के बाद उनके बेटे जमात इस्लामी में थे, कई बेटे थे, लेकिन वो जमात इस्लामी के चीफ नहीं बने। चीफ क्या, वो हो सकता है किसी एक जगह पर नाजिम या अमीर भी नहीं बने। इसी तरह से आप देखें उनके बाद मियां तुफैल मोहम्मद साहब, वो बिल्कुल। इसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब आए, बल्कि मुनव्वर हसन साहब तो अपने स्टूडेंट जब वो थे शुरू में तो लेफ्ट की पार्टी में थे, फिर उसके बाद वो जमीयत का लिटरेचर पढ़ा मौलाना मौदूदी का, फिर वो जमीयत में आए, तो उनका उसके बाद सिराजुल हक आ गए। तो ये जमात इस्लामी में ट्रू डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की जो दूसरी बुनियाद है, इसी नून लीग हो गई, पीटीआई है, पीटीआई में एक मरतबा इलेक्शन कराया इन्होंने, बहुत आया हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे, एक कहा अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ऐसी तबीयत साफ हुई है कि अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन कराएं। इतनी मारा मूरी होगी, इतने झगड़े होते हैं कि पार्टी टूट जाती है। वन मैन आर्मी है, उस पर चल रहा है पूरा निज़ाम। तो ये कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है। अब आ जाइए आप, डेमोक्रेसी की दो बुनियादें, एक है लोकल बॉडीज इलेक्शन, सही, और दूसरी है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन। आप थर्ड कह लें कि आप लेबर यूनियन के इलेक्शन भी अगर ट्रू मीन्स में हो तो वो ऐसा ना हो जो आजकल होते हैं। तो अगर ये इलेक्शंस हो रहे हों तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी पनपेगी। अब आपने फ्रॉम यूँ समझ लें कि सिंस 1984 यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के। दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं होगा ये। तो 38-39 साल हो गए हैं कि यहाँ पर जो नर्सरी आपकी जमहूरियत की उसका इलेक्शन ही नहीं होता। उसके बाद आ जाइए आप, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कोई पार्टी नहीं कराना चाहती, ना नून लीग कराती है, ना पीटीआई कराती है, ना पीपल्स पार्टी। कोर्ट्स के जरिए से लड़ झगड़ कर अभी किस तरह कितनी मुश्किल से हमने इलेक्शन करवाया है हम जानते हैं। एक जमात इस्लामी थी, बाकी सब चाह रहे थे कि इलेक्शन ना हो, करवा दिए बहरहाल। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पावर है या जो कहना चाहिए कि एहसास शराकत है वो निचली सतह पे मुंतकिल नहीं होता। ये पार्टियां अपने ही लोगों से जो ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक के जरिए से आ रहे हैं उनसे खौफजदा होती हैं, अपने ही लोगों से, अपनी पार्टी से खौफजदा है कि यार ये क्यों आ रहा है सामने, ये लीडरशिप क्यों आ रही है जो ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप। इनको इलेक्टेबल चाहिए, इनको ताकतवर लोग चाहिए, इनको सरमायादार चाहिए, इनको जागीरदार चाहिए, इनको वो लोग चाहिए कि जो पूरी पार्टियां 20-25 लोग चला रहे हो बस, वो आ जाए इधर तो वो पार्टी मकबूल, यही उछल के दूसरी जगह चले जाएं तो वो पार्टी मकबूल। और फिर हमारा सिस्टम जिन लोगों के हाथ में वो भी यही चाहते हैं कि चंद लोगों को कंट्रोल करना पड़े। अगर नीचे से लोग प्रॉब्लम आते हैं ना पब्लिक के जरिए से, तो वो प्रॉब्लम बनते हैं इन लोगों के लिए, वो सवाल करते हैं, वो अपना हक मांगते हैं। इतने ऑब्वियस साइंस के बावजूद भी इनको पॉपुलर वोट इन पार्टीज को या अवाम इनको मतलब पसंद करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह कोई मतलब वो है कि क्या वजह है? बाज़ इनके लिए चॉइस नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम किसके पास जाएं। अब मैं आपको एक मिसाल कराची की देता हूँ ना, पूरे मुल्क में पोलराइजेशन है, लोग कहते हैं चॉइस नहीं है हमारे पास, हमारे सामने जो चेहरे हैं इसमें फिर हम समझते हैं कि चलो जो भी है ये है। कराची में चॉइस आई ना, एक स्ट्रगल हुई, मेहनत हुई, जिद्दोजहद हुई, तो लोगों ने हम मिडिल क्लास लोगों को पसंद किया ना बड़े बड़े लोगों के मुकाबले में। तो चॉइस का भी मसला है। एक गांव में जब जागीरदार या वडेरा होता है तो कोई चॉइस ही नहीं होती बंदे के पास, इसको नफरत भी उसी से करेगा, मोहब्बत भी उसी से करेगा, वो पकड़वाता भी है, छुड़वाता भी है, वो लगान भी देता है, वो आपको मकरूज भी करता है, फिर भी कहता है मैं तुम्हें दे रहा हूँ खाओ। जो वो कहेगा आपको करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, जागीरदारी निज़ाम है। शहरों में अर्बन फ्यूडलिज्म गालिब हो गया था पिछले अरसे में 30-35 साल। अब दौलत और सरमाए ने उसकी जगह ले ली है। अब आप मुझे बताएं कि बड़े बड़े दावा करने वाली पार्टियां, लास्ट 2018 का इलेक्शन हुआ,
जो MNAs MPs कराची से मुंतखब हुए उनमें से मेरा नहीं ख्याल है कि 5% भी ऐसे होंगे कि जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और पार्टी कौन सी थी जो दावा कर रही थी कि हम आवाम की पार्टी हैं और आवाम के मसले हल करके रेवोल्यूशन लाएंगे। तो आप बिलियनियर्स को जो है वो अपना पार्टी टिकट होल्डर बनाते हैं सिर्फ उसके बिलियन रुपीस की वजह से कि जो खर्च करेगा और उससे ज़्यादा कमाएगा फिर। तो कैसे कोई पार्टी जो है मुल्क में रियल चेंज ला सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिसाल ऐसी है कि इसको अगर लोग फॉलो करें तो इस मुल्क के दिल-ए-दर दूर हो सकते हैं। अच्छा, एक क्विकली एक फिलोसॉफिकल सवाल मुझे, मैं अपने ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ आवाम को हुकूमत से एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी गई है कि छोटे से छोटा भी को हमेशा लोगों की कंप्लेन ये होती है कि हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत ये नहीं करती। क्या वाकई में किसी भी मुल्क में, किसी माशरे में आवाम को इतना हुकूमत पे डिपेंडेंट होना चाहिए? क्या हुकूमत सारे मसलों का इनका हल है? क्या कोई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम में खुद नहीं होनी चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ करेक्शन की? ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ये बातें इसीलिए होती हैं जब हुकूमत की तरफ से, चूँकि उसके पास वसाइल होते हैं और ताकत होती है, जब वो कुछ भी नहीं हो रहा होता ना तो लोग भी फिर अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, फिर इसी तरह की बातें करते हैं। मसलन आम बात है, लोग कहते हैं यार हमें खुद साफ़ रहना चाहिए, बंदा खुद साफ़ हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अपना घर साफ़ रखना चाहिए, घर साफ़ रख लेगा। कचरा उठा के सही जगह पे डालना चाहिए, सही जगह पे डालेगा। वहाँ से कहाँ जाएगा? नाले में जाएगा। तो नाले में जब बारिश होगी तो वो जो बरसाती नाला है उसमें पहले सीवरेज का पानी पड़ा हुआ होगा, वो निकल कर बाहर आएगा। जब पानी सूखेगा तो गंद फैलेगी, जब गंद फैलेगी तो मैं घर का कचरा कहाँ ले जाऊँगा? आप बंदों को उस वक्त रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जब हुकूमत कोई काम करती हुई नजर आए। और ये हमारा तजर्बा है कि लोग इतने बुरे होते नहीं हैं जितने बुरे बना दिए गए। और फिर जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो फिर सभी लापरवाह हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। तो ये पैरेलल करने का काम है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला काम है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो लोगों से शिकवा बजा है, फिर लोग भी रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। हमने खुद देखा है ये काम करके। जब नेमतुल्लाह खान साहब यहाँ के मेयर थे, नाजिम कहते थे उस वक्त, और हमारी पूरी टीम ग्रास रूट लेवल पे काम करती थी, तो बहुत कम फिर ऐसे लोग होते थे जो गड़बड़ करते थे। लोग कुछ तो ये है कि बाई फोर्स भी ताबेदारी करते थे क्योंकि सिस्टम अच्छा था, आप पेनल्टी लगा सकते थे। और दूसरी बात ये होती थी कि काम होता हुआ दिखता था तो लोग भी ख्याल करते थे कि हाँ यार जब इतना ये कर रहे हैं तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है, और फिर हुकूमत का एक बड़ा काम ये भी होता है कि वो मीडिया के जरिए, अपने वसाइल के जरिए से अवेयरनेस भी पैदा करें। अभी इस वक्त मुझे बताएं क्योंकि अवेयरनेस की कैंपेन होती है, कुछ भी नहीं होती। जितनी अवेयरनेस की कैंपेन होती है उन सब में पैसा बनाया जाता है। तो इसलिए ये आवे का आवा जब बिगड़ा हुआ हो ना तो आप इंडिविजुअल से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। अपने हिस्से का काम अगर पार्टियां करें और हुकूमतें करें तो इंडिविजुअल्स भी इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स करने वाले लोग होते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि नहीं करें। अच्छा, फाइनली मैं थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ। एक तो आपके नाम से ही ऑब्वियसली आप हाफिज़ कुरान है, एंड देन आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते बताएंगे, बिकॉज मैं ज़ाती तौर पर इंटरेस्टेड हूँ, क्यूरियस हूँ कि आप जैसा अगर इंजीनियर बैकग्राउंड का एक ऐसे शहर को चलाने आता है जिसको सबसे ज़्यादा शायद इंजीनियर की ज़रूरत है, आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या बैकग्राउंड है। मैं बज़ाहिर आम जो जिस तरह के लोग होते हैं इस तरह से हैं। मैं अपनी जो मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन थी वो हैदराबाद सिंध यहाँ से हुई है, और उसके बाद हम लोग, हमारी फैमिली कराची शिफ्ट हुई तो मैंने यहाँ इंटरमीडिएट कराची से किया था, पाकिस्तान शिफानस कॉलेज से। फिर NID यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो, सिविल इंजीनियरिंग की है वहाँ से, और साथ साथ इस्लामी जमीयत तलबा अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में, फिर जमात इस्लामी में जब तालिब इल्म नहीं रहे तो शामिल हो गया। और साथ साथ एक कंपनी है, वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। तो अभी भी है आपकी जॉब? जी 17-18 साल से मुझे थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है। मैंने उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है। तो चल रहा है ये, किसी कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो वो चल रही है। मैं दफ्तर के और ऑफिस की चीज़ों को, कराची जो हमारा ऑफिस है उसको देखता हूँ, और बाकी हमारे इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हेड ऑफिस हमारा लाहौर में। तो इस तरह से चल रहा है। और बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, यहाँ का मास्टर प्लान का मसला है, यहाँ का पानी का मसला है, यहाँ पर जो है वो गार्बेज का पूरा सिस्टम बनाने का इशू है, मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए हमें, लाइट रेल सिस्टम चाहिए, कई कॉरिडोर्स चाहिए। उस सब पर हमने फिर ये किया कि ज़ाहिर है कि हम बहुत अरसे से वर्किंग कर रहे हैं। हमने रीबिल्ड कराची के नाम से एक सेशंस किए, और जितने एक्सपर्ट्स थे, मास्टर प्लानर थे, डेमोग्राफर थे, वाटर इंजीनियर थे, और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, इन सब
लोगों की ओपिनियन ली कि इस कराची को कैसे डेवलप किया जाएगा, कहाँ से शुरू किया जाएगा। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फाइलिंग है, सब चीज़ें मौजूद है, और हम ये समझते हैं कि बस अब इसकी एग्जीक्यूशन, और इतने सारे महकमे हैं। हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कराची में मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं, उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन करनी है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि जब से इलेक्शन हुए हैं तो हमारी ख्वाहिश ये है कि अब ब्लेम गेम में जाने के बजाय, और जो पार्टी पॉलिटिक्स है और जो हमारा अपना अपना पार्टियों के बारे में मौक़िफ़ है, उस सब को अपनी जगह पर रखते हुए कोई कंसेंसस डेवलप कर लिया जाए। चूँकि जमात इस्लामी की ये पोजीशन है कि वो ही मेयर बना सकती है इस वक्त, तो मैं यही चाहता हूँ, हमारी पार्टी भी ये चाहती है कि अब सिर्फ हम किसी एक पार्टी के साथ मिलकर या किसी एक ग्रुप के साथ मिलकर मेयर ना बनाएं, बल्कि कंसेंसस मेयर हो, कंसेंसस गवर्नमेंट हो, ताकि ये सूबाई हुकूमत से भी कोई फ़ायदा हासिल किया जाए। ब्लेम देखें, लड़कर लेने से बेहतर है कि अच्छे माहौल में चीज़ें हो जाएं, क्योंकि सबका भला इसमें है। तो अपोजिशन भी ऑन बोर्ड आ जाए, और छोटी पार्टियां जो भी जीती हैं वो भी ऑन बोर्ड आ जाएं। तो ये इसीलिए हम स्टेक होल्डर्स के पास जा रहे हैं। हम तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की है, उलमा किराम हैं, वकला हैं, सबकी ये ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो जाए। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर उसमें सहूलत हो जाएगी कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, DHA, कैंटोनमेंट्स, इन सब में आप एक कोई सिंक पैदा कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि फिर ये सारे काम हमारे आगे बढ़ सकें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला। Finally, if you had all the money and power in the world, और अब आप वो उसमें आ जाते, सबसे एक दो बड़ी चीज़ें क्या सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होगी कराची के लिए? एक तो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म तो वही है जहाँ से शुरू किया था आपने। धूल बहुत लगती है आपके जूतों में, तो मैं चाहता हूँ आपके पैरों में धूल ना लगे। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, उसके बाद जो है ये यहाँ कचरे का निज़ाम ठीक हो, मोटरेबल हो जाए, कि अभी तो फौरन मतलब कम से कम गाड़ियाँ तो चलने लगे, जगह जगह खड्डे ना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब। तो फिर उसके बाद जो है ना, हमें मास ट्रांजिट में चीज़ें चाहिए, पानी, गार्बेज, सीवरेज और मास ट्रांजिट। ये चार मोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना है। और बाज़ चीज़ें ऐसी जिसका ताल्लुक हमारी बल्दियाती हुकूमत से नहीं है, वो गवर्नमेंट का मसला है, वो हमारी मरदमशुमारी है। सेंसस जो है अगर ठीक नहीं हुआ होगा और हम अंडर काउंट किए हुए होंगे, तो फिर कैसे डेवलपमेंट होगी? ना इसमें आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना आपको रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, ना वसाइल मिल सकते हैं। तो उसको ठीक करवाना है। फिर यहाँ जॉब्स का बड़ा मसला है, यहाँ के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जॉब्स नहीं है। IT की स्किल्स बहुत हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्रॉपर निज़ाम नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश ये होगी, दो चीज़ें हमने और प्रायोरिटाइज़ की हुई हैं। एक ये कि जो KMC के स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स को हम अपग्रेड करें, जिसमें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कोई कि वहाँ कहीं और से तालीम ख़रीद नहीं सकता, बल्कि एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास और गरीब सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की वजह से यहाँ पर जाएँ। ये हमारा ख्वाब है। इंशाल्लाह हम 3 से 4 साल में, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, ये हम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमें एक्सपीरियंस है स्कूल चलाने का। इसी तरह से IT में मैं चाहता हूँ कि कराची में जो पोटेंशियल है, अब आप देखें कराची में इस वक्त जो सही आबादी अगर काउंट कर ली जाए तो 20 to 22 मिलियन लड़के लड़कियां वो हैं जिनकी उम्रें 28 साल तक की उम्र के हैं। तो कितना बड़ा स्टफ है। अगर इनको हम प्रॉपर IT एजुकेशन दें, हमने अभी सिर्फ जमात और अलखिदमत के तहत बनो काबिल के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, तो 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुई, फिर हमने इनके टेस्ट लिए, अब हम इनकी शुरू कर दी हैं इनकी प्रॉपर जो है तकरीबन कोई 10,000 लड़के और लड़कियों की हमने कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज करा के इनको इस काबिल कर रहे हैं कि इनको जॉब मिल जाए। 30,000, 40,000, 50,000 की जॉब मिले, फ्रीलांसर बने, घर बैठे काम करें। तो इस पर हमें तवज्जो देना है, और हम ये चाहते हैं कि कराची लीडिंग IT सिटी बने रीजन का, बनेगा, बन सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है। तो ये सारे एक साथ करने के काम हैं, और मैं अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी इस टीम के साथ कराची के लोग, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ हमारी तरफ देखा है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को पेश कर रहे हैं कि आप बस बताएं हमें क्या काम करना है। तो अल्लाह करे कि किसी जगह पर बैठ जाए मामला, तो फिर काम शुरू करते हैं। चलिए हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।